आज हमारे पास एक करंट अफेयर्स है। आज इस लेक्चर में, इस सेक्शन में हम लोग करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। आज का करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। इसमें कुछ 6 पॉइंट है जिस पे हमें विस्तार से डिस्कस करने की ज़रूरत है। आइए देखते हैं कि क्या क्या है वो 6 पॉइंट जिसे हमें विस्तार करने की ज़रूरत है, जिस पे हमें विस्तार से चर्चा करने की ज़रूरत है। विषय हमारे पास है, एक पहला विषय है 8 राष्ट्रीय हवाई स्पीड रोड कॉरिडोर की मंजूरी मिली है। इस पर हमें डिस्कस करना है। टाइफून के वाहन है, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। ग्रिन्सन ग्रिन्सन जॉर्ज केंद्रीय समुद्र मत्स्य अनुसंधान संस्थान के निदेशक हैं। आज उनके बारे में डिस्कस करना है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, उसके बारे में डिस्कस करना है। सैन्य अभ्यास तरंग शक्ति 2024, उसके बारे में डिस्कस करना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 311, उसके बारे में डिस्कस करना है। हमारे पास 3-4 चीज़ें हैं, 6 पॉइंट है जो बहुत ज़रूरी है। उसमें से पहला पॉइंट निकल कर आता है दोस्तों आज निकल कर आता है 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर को मंजूरी मिली है। ये रोड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे से बात की जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की तरफ से 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर, ध्यान से सुनिएगा, 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर को मंजूरी मिली है। ये हमारे भाई साहब, ये हमारे रोड परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी। बहुत ही अच्छा काम इन्होंने किया है और बहुत अच्छे इंसान है एक तरीके से, अगर देखा जाए तो इनकी बात अगर करें तो बहुत ही कमाल का इन्होंने काम किया अपने पूरे करियर में। क्या है, चर्चा में क्यों है, इसके बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने 8 राष्ट्रीय नेशनल, समझिएगा इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है। इन 8 परियोजनाओं की कुल लागत अगर देखा जाए दोस्तों तो 50,655 करोड़ रुपये होगी। ये मतलब 50,655 करोड़ रुपये की लागत से ये 8 जो हमारे पास राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर है, ये टोटल 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर कंप्लीट हो जाएगा। इससे देश में कुल 936 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जाएगा, टोटल 936। इन 8 परियोजनाओं में से एक 8 लेन का रोड होगा, इसमें 3 ऐसे होंगे जो 6 लेन का होगा और 4 ऐसे होंगे जो 4 लेन के सड़क परियोजनाएं हैं। आइए इसके बारे में अब कौन कौन से हैं ये परियोजनाओं का नाम है, ये राज्य है, कौन से राज्य में ये परियोजनाएं बनाई जाएगी, सड़क की लंबाई कितनी होगी, वो कितने लेन का रोड होगा, सड़क होगा, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। नासिक फाटा खेड़ एलिवेटेड रोड कॉरिडोर है जो कि महाराष्ट्र में बनाया जाएगा दोस्तों। ये 30 किलोमीटर लंबी होगी और ये 8 लेन का रोड होगा, 8 लेन चौड़ी सड़क होगी, 8 लेन, इसमें 8 गाड़ियों के आने जाने का रास्ता होगा। दूसरा है आगरा ग्वालियर परियोजना है जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच जोड़ने का काम किया करेगा, इसको बनाने का काम किया जाएगा। ये टोटल 88 किलोमीटर की ये परियोजना है जो कि 4 लेन सड़क के रूप में बनाया जाएगा। तीसरा हमारे पास निकल कर आता है थराद दिशा महसाना अहमदाबाद परियोजना जो कि गुजरात राज्य में बनाया जाएगा। इसकी टोटल लंबाई 214 किलोमीटर होगी जो कि 4 लेन सड़क के रूप में इसे बनाया जाएगा। कानपुर रिंग रोड उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा दोस्तों। ये 47 किलोमीटर लंबाई की परियोजना है जो कि 6 लेन के रूप में बनाया जाएगा। और उसके बाद अयोध्या रिंग रोड आता है जो उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा, 68 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई होगी और 4 लेन सड़क के रूप में इसे निर्माण किया जाएगा। खड़गपुर मेरे ग्राम रोड पश्चिम बंगाल में बनाया जाएगा, 231 किलोमीटर की लंबाई होगी, 4 लेन के रूप में इसको भी विकसित किया जाएगा। रायपुर रांची कॉरिडोर का पत्थल गांव और गुमला खंड में एक झारखंड और छत्तीसगढ़ को जोड़ने का काम करेगा, एक रोड यहाँ बनाया जाएगा जिसकी टोटल लंबाई 137 किलोमीटर होगी जो 4 लेन रोड के रूप में होगा। उत्तर गुवाहाटी बाईपास जो असम में बनाया जाएगा, 121 किलोमीटर की लंबाई होगी, 4 लेन रोड के रूप में इसे भी अब विकसित करने का काम किया जाएगा दोस्तों। तो पहला प्रश्न यहाँ निकल कर आता है, अयोध्या रिंग रोड परियोजना की कुल कितनी लंबाई होगी, तो इसका उत्तर होगा 68। आई थिंक इतना ही था ना, अयोध्या सही बोला मैंने, 68 किलोमीटर की होगी जो कि 4 लेन के रूप में होगा। आइए आगे देखते हैं क्या दूसरा जो हमारे पास पॉइंट निकल कर आ रहा है। दूसरा जो करंट अफेयर्स है वो टाइफून के वाहन के बारे में लिया गया है। ये आप देख सकते हैं टाइफून के वाहन की जो तस्वीर है, ये मिलिट्री और आर्मी का गाड़ी है दोस्तों। ये चर्चा में क्यों है इसके बारे में बात करेंगे। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने चंडीगढ़ स्थित अपनी परिवहन बटालियन में
शक्तिशाली टाइफून के वाहन का परीक्षण किया है दोस्तों। भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा इसका प्रयोग भारत चीन सीमा पर किया जाएगा। टाइफून के वाहन के बारे में बात करेंगे। फीचर क्या है, एक्चुअली में है क्या, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका स्वभाव कैसा है, बना किस चीज़ का है, इसका काम क्या है, इसके बारे में जानते हैं। यह एक रूस में बनाया गया है 4x4 माइन रेसिस्टेंट एम्बुश प्रोटेक्टेड वाहन है, जिसको MRAP भी बोलते हैं। इसका विकास रूस की रेम डीजल कंपनी द्वारा किया गया है दोस्तों, यानी कि इसे रूस में बनाया गया है। रूस की एक कंपनी है रेम डीजल, उसके द्वारा तैयार किया गया है। इसे बारूदी सुरंगों के उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में सैनिकों और सैन्य माल के सुरक्षित परिवहन के लिए विकसित किया गया है। इसे कमांड पोस्ट वाहन क्या कहते हैं, इसे कमांड पोस्ट वाहन, एम्बुलेंस और लॉजिस्टिक सहायता वाहन के रूप में भी तैयार किया जा सकता है। ऐसा भी आगे के इसमें प्लानिंग है, इसकी प्रक्रिया है। इसकी लंबाई, अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 6.7 मीटर है। चौड़ाई की बात करें 2.5 मीटर है। ऊंचाई की बात करें 2.8 मीटर है। इसका वजन 13,700 किलोग्राम है दोस्तों, और यह 2,000 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है। इसकी इतनी क्षमता है। इसकी अधिकतम गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है। एक बार ईंधन भरने के बाद यह 1,000 किलोमीटर तक चल सकता है। अगर एक बार पूरी तरह से अगर ईंधन एक बार भर लिया जाए, पूरा टंकी फुल कर दिया जाए, तो 1,000 किलोमीटर तक ही चल सकता है बिना रुके। यह 30 डिग्री तक की ढलान पर चढ़ने में सक्षम है दोस्तों। इस वाहन में 2 चालक दल के सदस्य हैं, 8 सैनिक भी बैठ सकते हैं, यानी कि 2 चालक होंगे और 8 सैनिक के बैठने का टोटल जगह है इस गाड़ी में। इसकी छत पर निरीक्षण, फायरिंग, आपातकालीन निकास के लिए 2 हैच भी लगे हुए हैं। इस वाहन में सिग्नेचर रिडक्शन पैकेज, एक चौतरफा वीडियो निगरानी प्रणाली और एक स्वचालित अग्निशामक इकाई भी शामिल है। इससे प्रश्न क्या निकल कर आते हैं, टाइफून के वाहन का निर्माण किस देश ने किया? इसका आंसर हो जाएगा रूस। ग्रिन्सन जॉर्ज केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के निदेशक इनको बनाया गया है, इनको चुना गया है। एक तरीके से एक्सपर्ट हैं मत्स्य, तब कहने का मतलब कि जो मछली का अनुसंधान, जो रिसर्च का जो संस्थान है, मछली पालन पे जो रिसर्च करता है, जो स्टडी करता है, उनके भाई से उनमें ये बहुत ही एक्सपर्ट हैं। और एक तरीके से जो सेंट्रल लेवल पर जो समुद्री मत्स्य अनुसंधान है, वो संस्थान, उसका हेड बनाया गया है इनको। इनका नाम है ग्रिन्सन जॉर्ज। चर्चा में क्यों है ये? हाल ही में ग्रिन्सन जॉर्ज को केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है। ग्रिन्सन जॉर्ज एक प्रमुख मत्स्य पालन शोधकर्ता हैं। एक केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान में समुद्री जैव विविधता, समुद्री यानी कि एक तरीके से ओशियन जो बायोडाइवर्सिटी है, और जो पर्यावरण प्रबंधन प्रभाग है, उनके प्रमुख भी रह चुके हैं ये, यानी कि पर्यावरण प्रबंधन प्रभाग के भी पूर्व प्रमुख रह चुके हैं, और जैव विविधता, समुद्री जैव विविधता के भी पूर्व प्रमुख रह चुके हैं दोस्तों। एक केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान में, यानी 2 जगह ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं, तीसरी जिम्मेदारी इनको अब मिला है। केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। इसकी स्थापना 3 फरवरी 1947 को की गई थी। मुख्यालय कोची और केरल में है। केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान कोची, केरल में है। यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कार्य करता है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, यह एक प्रमुख उष्णकटिबंधीय समुद्र मत्स्य अनुसंधान संस्थान है दोस्तों। इससे प्रश्न निकल कर आता है कि केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, तो कोची इसका उत्तर होगा। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना क्या है ये? आइए चलते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं, इसको हम डिस्कस करने का काम करते हैं। चर्चा में क्यों है दोस्तों? हाल ही में झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है। अब मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना क्या है? इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इसके अंतर्गत राज्य में पात्र महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जो अफोर्डेबल होंगी, जो इस एलिजिबल होंगी, उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना के लिए जो पात्रता है, उनकी जो एलिजिबिलिटी है, वो आयु 21 मतलब 21 से 50 वर्ष के बीच में होना चाहिए। वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए, और पात्र महिला लाभार्थियों को राज्य सरकार बैंक खाते में 1,000 रुपये प्रति माह प्रदान करेगी।
योजना के अंतर्गत महिलाओं के नामांकन के लिए 3 से 10 अगस्त तक सभी जिलों की पंचायतों और वार्डों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। झारखंड की लगभग 48 लाख महिलाओं को इस परियोजना का लाभ प्राप्त होगा, ऐसा बताया जा रहा है। टोटल किस राज्य ने मुख्यमंत्री मैयत सम्मान योजना शुरू की, तो इसका उत्तर हो जाएगा झारखंड हो जाएगा। सैन्य अभ्यास तरंग शक्ति 2024 क्या है? आइए चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, चर्चा में क्यों है। यह भारतीय वायुसेना की मेजबानी में होने वाला पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास होगा दोस्तों। इसका आयोजन 2 चरणों में होगा। पहला चरण 6 से 14 अगस्त 2024 तक तमिलनाडु के सुलूर में होगा। इसमें जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और ब्रिटेन की वायुसेनाएं भी हिस्सा लेंगी। दूसरा चरण 1 से 14 सितंबर 2024 तक राजस्थान के जोधपुर में आयोजित होगा। इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, बांग्लादेश, सिंगापुर, यूएई की वायुसेना भी शामिल होंगी। इस सैन्य अभ्यास का प्रमुख उद्देश्य सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना है। इसमें 51 देशों को शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा गया है। यह भारत में आयोजित अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय वायु अभ्यास होगा। इस सैन्य अभ्यास का मुख्य फोकस आत्मनिर्भरता के तहत स्वदेशी क्षमताओं का प्रदर्शन करना होगा दोस्तों। इससे प्रश्न निकल कर आते हैं कि जो तरंग शक्ति सैन्य अभ्यास है 2024 का पहला जो चरण निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। एक तरीके से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 311, आज इसके बारे में डिस्कस करना है हम लोग को। क्या है आर्टिकल 311 क्या है, क्या कहती है, इसके बारे में क्या चीज़ें हैं जो हमें बात करने की ज़रूरत है, जिसे हमें डिस्कस करने की ज़रूरत है। ये चर्चा में क्यों है दोस्तों? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो हैं, उपराज्यपाल ने अनुच्छेद 311 के तहत राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने के लिए कश्मीर के 6 सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त कर दिया है। सोचिए, उपराज्यपाल ने 311 के तहत क्या किया है कि राज्य की सुरक्षा के लिए जो खतरा पैदा कर सकते हैं, ऐसे 6 सरकारी कर्मचारी को संदिग्ध पाया गया है, संदिग्ध रूप से लिप्त पाया गया है, और इसकी वजह से 6 सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया है। इसमें 5 पुलिस कांस्टेबल हैं और 1 शिक्षक भी शामिल है। ये पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों द्वारा संचालित नार्को टेरर नेटवर्क में शामिल थे, ऐसा पता चला है, ऐसा जानकारी आई, ऐसा मतलब साबित हुआ है दोस्तों, इसलिए इनको हटाया गया है। अनुच्छेद 311 क्या कहता है, ध्यान से पढ़ेंगे, समझने का काम करेंगे। यह अनुच्छेद संघ या राज्य के अधीन, यह अनुच्छेद क्या कहता है? संघ या सेंटर या राज्य के अधीन जो सिविल सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों की बर्खास्तगी, निष्कासन या रैंक में कमी से संबंधित है। 311 कहता है कि जो या फिर वैसे सिविल सेवाओं में कार्यरत व्यक्ति, मतलब जो सिविल सेवा में है, जो सेंटर सिविल सेवा में है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की सिविल सेवा में है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट की सिविल सेवा में है। कहने का मतलब जो यूपीएससी से जो चयन होते हैं, या फिर जो स्टेट पीसीएस से जो लोग चयन होते हैं, उसकी बर्खास्तगी के बारे में, उसका निष्कासन के बारे में, उसका रैंक में कमी से संबंधित अनुच्छेद 311 में डिस्कस किया गया है दोस्तों। यह सरकार को कर्मचारियों को उनके आचरण की जांच का आदेश दिए बिना या उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिए बिना भी बर्खास्त करने की अनुमति देता है। यानी सरकार चाहे तो कर्मचारियों को बिना आदेश का या बिना बताए हुए भी निकाल दिया जा सकता है। सिर्फ शक के माध्यम से अगर चीज़ें पता चलती है तो सरकार उसे निष्कासित कर सकता है। ये अनुच्छेद 311 सरकार को ये अधिकार देता है। अनुच्छेद 311 किन लोगों पर लागू होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अखिल भारतीय सेवा में जो लोग हैं, संघ की जो सिविल सेवा में जो लोग हैं, किसी राज्य की सिविल सेवा में जो लोग हैं, यानी पीसीएस, स्टेट पीसीएस में जो है, यूपीएससी में जो है, संघ या किसी राज्य के अधीन कोई सिविल पद है, उसके अंतर्गत कोई आते हैं तो उसको भी निष्कासन, वो लोग भी इसमें कंसिडर किए जाएंगे। अनुच्छेद 311 सब सेक्शन 1 क्या कहता है दोस्तों? किसी व्यक्ति को जो अखिल भारतीय सेवा या संघ की सिविल सेवा या राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है, उसे उसकी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा बर्खास्त या पद से हटाया नहीं जाएगा। क्या है इसका मतलब? किसी व्यक्ति जो अखिल भारतीय सेवा या संघ की सिविल सेवा या राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है, उसे उसकी नियुक्ति करने वाले जो प्राधिकारी हैं, उनके अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा बर्खास्त या पद से हटाया नहीं जा सकता है। दूसरी पॉइंट क्या निकल, अनुच्छेद 311(2) क्या कहता है? कोई व्यक्ति जो अखिल भारतीय सेवा या संघ की सिविल सेवा या राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है को ऐसी जांच के बाद ही पद से हटाया जा सकता है या रैंक में
की जा सकती है जिसमें उसे अपने विरुद्ध लगे आरोपों की सूचना दी गई हो तथा उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का उचित अवसर भी प्रदान किया गया हो। 311(2) कहता है कि वैसे सरकार को किसी वैसे व्यक्ति जो अखिल भारतीय सेवा में है, जो संघ की सिविल सेवा में है या फिर राज्य की सिविल सेवा में, वैसे अधिकारियों के अगर किसी एक तरीके से जो आपराधिक मामलों में संलिग्न पाए जाते हैं, वैसे एक्टिविटी जो मनाही है वैसे एक्टिविटी में वो संलिप्त पाए जाते हैं, तो पहले उनको खबर भी किया जाएगा और उनको एक तरीके से मौका भी दिया जाएगा कि आप अपने आप को बेकसूर साबित कर सकते हैं। उसके बाद अगर साबित होता है तो उसके बाद उनको हटाया जाएगा। ये आर्टिकल 311(2) में कहा जाता है। अनुच्छेद 311(2) कब लागू नहीं होगा? ऐसी स्थिति में कब लागू नहीं होगा, यानी कि कब सरकार उससे पूछताछ करने की जरूरत नहीं होगी, उसको निर्दोष खुद को साबित करने का अवसर नहीं दिया जाएगा। ऐसी स्थिति कब आएगी? 311(2) सबसेक्शन ए। इसमें क्या है, जब किसी व्यक्ति को ऐसे आचरण के आधार पर पद से हटाया या रैंक में अवनत किया जाए जिसके लिए उसे आपराधिक आरोप में दोषी ठहराया गया हो। अगर दोषी ठहरा दिया गया हो तो फिर उसे उस पर 311(2) लागू नहीं होगा। 311(2) सबसेक्शन बी, जब किसी व्यक्ति को पद से हटाने या बर्खास्त करने या रैंक में अवनत करने वाले प्राधिकारी को समाधान हो जाए कि किसी कारण से व्यवहारिक रूप से ऐसी जांच करना उचित नहीं है, तो उस पर लागू नहीं होगा। यानी प्राधिकारी द्वारा उस कारण को लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। 311(2) सबसेक्शन सी क्या कहता है, जब राष्ट्रपति या राज्यपाल को यह समाधान हो जाए कि ऐसी जांच करना राज्य की सुरक्षा के हित में उचित नहीं है, तो उसे डायरेक्ट उससे हटाया जा सकता है। ऐसा ये 311(2) के टोटल डिटेल है। प्रश्न इसमें क्या बनते हैं कि जो निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ या राज्य के अधीन सिविल सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों की बर्खास्तगी, निष्कासन या रैंक में कमी से संबंधित है? तो अनुच्छेद 311 है। दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही था। हमने बिल्कुल पूरे डिटेल से बात की, पूरे डिटेल से समझने का प्रयास किया, डिस्कस करने का प्रयास किया। बस आज का सेक्शन में इतना ही दोस्तों। आज का सेक्शन यहीं बंद करते हैं, ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं। जय हिंद, नमस्कार। आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।